आप हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है वैसे उसके ऊपर जो फोर्स है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इस केस में मान लेते ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इसका जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा फोर्स, इसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा फोर्स। ठीक है, और स्लोप क्या होता है? स्लोप अगर आपको पता होगा, स्लोप अगर मान लेते ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, तो स्लोप होता है tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था, यहाँ पे जीरो हो गया, घट गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। तो जितना पोटेंशियल घटा उतना काइनेटिक बढ़ा। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो एक एक्सट्रीम पे यहाँ पे पहुंचता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है। ठीक है, और फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर ऐसा ऑसिलेट होता है। So hello everyone, I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ICSE फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी के जितने सारे CFQs हमारे बुक में हैं, CIC ने जितने CFQs प्रोवाइड किए गए हैं उन सारे CFQs को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उन 8 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो मैं ये ट्राई करूंगा दैट इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये जो चैप्टर है ये भी अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, so without wasting much more time let's start this video. Okay, तो आ जाते हैं पहले सवाल पे। ठीक है, पहले सवाल में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक ग्राफ दिया गया है हमें वर्क और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसके बाद थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, रिवाइज करा दूंगा। बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमें दिया गया है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसका जो है ग्राफ दिया गया है वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ओके, तो हमें पूछ रहा है दैट फोर्स किस एंगल पे लग रहा है। ठीक है, फोर्स किस एंगल पे लग रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है वर्क डन का, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली हमें तो फोर्स तो पता है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, तो हमें क्या चाहिए? हमें वर्क चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस ग्राफ से हम क्या करेंगे? वर्क और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे जो वर्क है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने डिस्प्लेसमेंट को चूज किया 40। ठीक है, तो 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे जो वर्क डन है वो कितना है? आप देख सकते हो वो है 200। ठीक है, तो यहां पे मैं वर्क डन की जगह पे पुट करूंगा 200 और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं पुट करूंगा 40 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? तो यहां से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ जाता है ये 400 200, तो ये हाफ आ जाता है। तो यहां से थीटा आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं जो ग्राफ के रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, तो पहले एक तो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सो आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ग्राफ के रिलेटेड। हमें पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। बट ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, तो ग्राफ किस वाई एक्सिस में कौन होगा, ग्राफ में एक्स एक्सिस में कौन होगा? तो आपको अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आपको क्या करेंगे? आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक ग्राफ दे देंगे। क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन होगा। तो मान लेते हैं ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस ग्राफ का फॉर्मूला है, अगर हमें दिया है इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वाई एक्सिस में फोर्स है और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मैंने लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो वाई एक्सिस में होता है और राइट साइड में जो लिखा है वो एक्स एक्सिस में होता है। ठीक है, तो अगर हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें कर्व, तो उस केस में क्या होगा? जो एरिया अंडर एफ एस कर्व होगा वो हमें क्या देगा? जो एरिया अंडर एफ एस कर्व होगा वो हमें देगा वर्क डन, वो हमें देगा वर्क डन। तो जो एरिया अंडर एफ एस कर्व होगा ना वो हमें देगा वर्क डन। तो एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है? तो मान लेते हैं हमें पूछा गया है
दैट जब डिस्प्लेसमेंट बॉडी को हमने 5 मीटर तक डिस्प्लेस किया तब इसका वर्क डन कितना हुआ। और हमें ये दिया है दैट 5 मीटर पे जो फोर्स है, जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा एट 5 मीटर्स, वो है लेट्स से 10 न्यूटन। तो हमें ऐसा कुछ सवाल दिया गया है और हमें ये पूछ रहा है दैट वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन हम निकालेंगे बाय एरिया अंडर कर्व। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? बेस है यहाँ पे 5 मीटर्स। ओके, और हाइट कितना है? हाइट कितना है? हाइट है यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे 10 न्यूटन, राइट। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25, क्योंकि वर्क है तो जूल, 25 जूल आ जाएगा। तो इससे हम इजीली वर्क डन निकाल सकते हैं अगर मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर मेरा फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है तो इस केस में हम वर्क डन ऐसे एरिया अंडर कर्व से निकाल सकते हैं, एरिया अंडर एफएस कर्व। ठीक है, यानी कि फोर्स होगा वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस पे। अब मान लेते हैं आपको सवाल ऐसा दिया गया है दैट फोर्स हमारा एक्स एक्सिस में है और डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सिस में है। इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस देख लेते हैं। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग दैट फोर्स ये मेरा एक्स एक्सिस में है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा वाई एक्सिस में है, यानी कि मैं एस वर्सेस एफ कर्व देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर ऐसा मुझे कर्व देता है तो मैं इस केस में वर्क डन कैसे निकालूंगा? तो कई बच्चों को लगता है अगर हम इंटरचेंज कर दे एक्सेस को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें वर्क डन देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका एरिया अंडर कर्व हमें वर्क डन नहीं देगा। बट एक केस में हमें दे सकता है। वो केस कौन सा है मैं आपको बताता हूं। वो केस एक ही केस में दे सकता है, वो तभी देगा आपको, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। हाँ, वो एक ही केस में दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें वर्क डन तभी देगा जब जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ओनली इन दिस केस हमें, अगर हम इसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में ओनली इन दिस केस व्हेन द कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो ओनली इन दिस केस हमें इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, एसएफ कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होगा, हमें वो वर्क डन देगा। अदरवाइज हम वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं इन दैट केस। ओके, तो बेसिकली उस केस में वैसे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, बट अगर मान लेते ऐसा कुछ आ गया तो बेसिकली उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व को देखते हुए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाना होगा, फिर उसके बाद हम वर्क डन निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर कर्व। ओके, तो ये तो हो गया। अब और एक कॉन्सेप्ट आता है ग्राफ में। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं एक और चीज देखते हैं। तो अभी तो हमने वो कर दिया, एरिया अंडर कर्व वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास ग्राफ है किसके बीच में, अगर हमारे पास अभी ग्राफ है वर्क डन वर्सेस फोर्स के बीच में। अभी हमारे पास ग्राफ है वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नहीं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ठीक है, अगर हम tan ऑफ थीटा करें, ये थीटा है तो tan ऑफ थीटा करें तो ये हमें स्लोप देगा, राइट, ये हमें स्लोप देगा। तो हर एक पॉइंट का स्लोप जो है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। इसका स्लोप कुछ अलग है, ठीक है, इसका स्लोप कुछ अलग है, इस पॉइंट का स्लोप कुछ अलग है, राइट। ठीक है, इस पॉइंट का बेसिकली स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू टेंजेंट टू दैट कर्व। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का स्लोप जो है वो अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है ये वेरिएबल है, फोर्स जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। और इस केस में अगर स्लोप मेरा कांस्टेंट होता है तो जो मेरा फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो अगर हमें नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, ये तो हो गया वर्क डन डिस्प्लेसमेंट का कर्व। और अगर हमें अभी दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का कर्व, तो उस केस में ये बोल सकता हूं दैट इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा। अगर यहाँ पे फोर्स मिल रहा था तो यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा 1/फोर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इसका जो स्लोप होगा वो देगा हमें 1/फोर्स। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेस को इंटरचेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें इसका स्लोप 1/फोर्स मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे फोर्स मिल रहा था, यहाँ पे 1/4 मिलेगा। सो आई होप इट इज क्लियर। अब ग्राफ से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो द वर्क इज जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा हमारा। सो इफ द वर्क डन इज जीरो देन इट नेसेसरीली मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, असर्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि अगर वर्क डन जीरो हो रहा है तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है दैट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, क्योंकि अगर कॉस 90 हो जाता है हमारा, ठीक है, तो इन दैट केस भी वर्क डन हमारा जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो असर्शन गलत है। रीजन देखते हैं। वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय रिलेशन वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रीजन तो सही है, रीजन तो सही है, रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो assertion is false and the reason is true। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है एक, अब आ गया इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में जब भी आपको कोई भी इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल दिखे तो आप उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आएंगे, स्कूल एग्जाम्स में भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, तो ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे इंक्लाइन प्लेन वाले। ओके, तो सवाल पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, एक मास है, मास ऑफ द ब्लॉक पी इज 5 kg। इसका जो मास है ये 5 kg है। इट इज मूव्ड अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन एसी, ठीक है, ऑफ लेंथ 8 मीटर्स। ओके, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ओके, और इसके ऊपर एक अलोंग द इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, ओके, 50 न्यूटन का। ओके, सो और कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अरे ये कैसे बन गया? ओके, सो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। हाँ, तो मान लेते हैं ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, तो मान लेते हैं ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है पता है? ओके, तो पहले तो हमें एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसका समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या देता है, हो सकता है आपको किस केस में ये एंगल थीटा देगा और इन तीनों में से कोई भी एक साइड दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो या तो हमें क्या करेगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा दिया और इन तीनों में से कोई भी एक साइड दे देगा। मान लेते हैं हमें ये साइड का लेंथ दे दिया, ठीक है, इस साइड का लेंथ दे दिया, कोई भी साइड का लेंथ दे देगा। या तो आपको क्या कर सकता है, या तो आपको क्या कर सकता है, या तो आपको क्या कर सकता है, आपको कोई भी दो साइड का लेंथ दे सकता है, कोई भी दो साइड का लेंथ आपको दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, या तो आपको एक एंगल देगा, एक साइड लेंथ देगा, या तो आपको दो साइड लेंथ दे सकता है। अब इन दोनों केस में अगर हमें दो चीजें दी गई है तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं, बाकी दो चीजें निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें मान लेते हैं ये वाला केस पकड़ लेते हैं, तो मान लेते हैं हमें एक थीटा दिया गया, एंगल दिया गया और ये साइड लेंथ दिया गया, तो हमें अगर ये हाइपोटेनियस का लेंथ निकालना होगा या फिर इस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं ये हाइपोटेनस h है, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर cos थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, b बाय एच ना। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि l बाय एच, और ये l का लेंथ हमें गिवन है, तो क्या मैं h और हमें हाइपोटेनस चाहिए, सो h इज इक्वल टू l अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, सो मैं इसको l sec थीटा लिख सकता हूँ। तो h को मैं l sec थीटा लिख सकता हूँ। अब मुझे l का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू भी मुझे पता है, यानी कि मेरा हाइपोटेनस आ गया। वैसे ही मैं परपेंडिकुलर भी निकाल सकता हूँ। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मैं अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर p अपॉन बेस कितना है, बेस का लेंथ तो हमें पता है l, सो मैं यहाँ पे p को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, परपेंडिकुलर पर बेस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं मैं tan थीटा लिया, ठीक है, tan थीटा मैंने लिया, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और बेस का लेंथ मुझे पता है, बेस का लेंथ कितना है, बेस का लेंथ है l,
सो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एल टैन थीटा, ये सुनो, एल टैन थीटा। तो वैसे ही आप इजीली, तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा एल टैन थीटा, राइट, एल टैन थीटा। तो वैसे ही आप, अगर आपको एक थीटा, एक एंगल और एक लेंथ दिया गया है, तो आप बाकी दोनों साइड लेंथ इजीली निकाल सकते हो। और मान लेते हैं आपको दो लेंथ दिए गए हैं, तो इस केस में ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। और अगर आपको एंगल पूछे, तो अगर ये थीटा आपको पूछे कितना है, तो थीटा भी निकाल पाओगे। थीटा कैसे निकालोगे, कोई भी एक फॉर्मूला डाल दोगे, मान लेते मैंने डाला tan थीटा, ठीक है, इस केस में tan थीटा हम डालेंगे क्योंकि ये दोनों लेंथ दिए गए हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा L2 बाय L1, और L2 और L1 हमें तो वैल्यू पता है, तो इससे हम इजीली थीटा निकाल सकते हैं कितना है। तो हमें अगर इंफॉर्मेशन या एक केस में अगर दिया है थीटा दिया है और एक लेंथ दिया है, तो हम सारे बाकी दो चीजें निकाल सकते हैं, और इस केस में भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें दो साइड लेंथ गिवन है। तो ये मैंने क्यों आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हम साइड लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें सारे इंफॉर्मेशन चाहिए रहते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, एक्स्ट्रा चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो, ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो, ओके। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन पे आ जाता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो लग रहा है, फोर्स भी जो है वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ही लग रहा है, तो वर्क डन इसका कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे दिया है 8 मीटर्स, ये हमें 8 मीटर दिया गया है। सो ए वाले केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, गिवन है हमें 8 मीटर गिवन है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 30 यहाँ पे गिवन होगा, नहीं सॉरी, बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ना, तो अगर फोर्स भी ऐसा लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा यहाँ पे होगा 0, ठीक है, थीटा यहाँ पे होगा 0 डिग्री, यानी कि कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 जूल, ये हो जाएगा 400 जूल। आई होप इट इज क्लियर, आसान था। अब देखते हैं, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज डायरेक्टली लिफ्टेड टू सी फ्रॉम द ग्राउंड। अब अगर हमने इसको ग्राउंड से डायरेक्टली ऐसे लिफ्ट कर दिया होता, ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको ऐसे ले जाने की बजाय हमने डायरेक्टली उसको ग्राउंड से लिफ्ट किया दिस पॉइंट सी, तो उस केस में हमें पूछ रहा है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो डेल्टा पी हमें पता है कितना होता है, mgh होता है, डेल्टा पी होता है mgh, राइट। तो पोटेंशियल एट, अगर हम बेस के पोटेंशियल को अगर हम 0 लेते हैं, तो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, तो p कितना होगा, p होगा mgh। तो मास कितना है इसका, मास है 5 kg, g को हम क्या लेंगे, g को 10 ले लेते हैं, ठीक है, g को 10 दिया भी है क्वेश्चन में, और h कितना लेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें ये वाला वर्टिकल हाइट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकली ऊपर उसको उठा रहे हैं, तो ये वाला वर्टिकल हाइट चाहिए। तो वर्टिकल हाइट कितना है यहाँ पे, ओके, तो अब इसको हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है ये 8 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये 8 मीटर है, अगर हम एंगल के साथ ऐसे नीचे जाए, ठीक है, एंगल के साथ ऐसे नीचे जाए, तो ये जो साइड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 8 cos 30, ठीक है, ये वो वाला साइड है जो कि एंगल के साथ है, तो ये cos 30 हो जाएगा, 8 cos 30। और ये जो साइड है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 sin 30। अगर ये cos 30 हो गया तो दूसरा sin 30 हो गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता है sin थीटा का जो वैल्यू है वो है p/h, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h sin थीटा, तो वही तो मैंने किया है, h यहाँ पर 8 था और sin थीटा यानी कि sin 30, तो वही मैंने किया है, सेम चीज, बट एक शॉर्टकट से किया है। तो आप इस शॉर्टकट को याद रख सकते हो ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको आसानी हो, ओके। तो यहाँ पे ये बन जाता है 8 sin 30 और sin 30 का वैल्यू पुट कर देते हैं, sin 30 हाफ होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पे जो में पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा एट पॉइंट सी, तो कितना मिलेगा, 5 × 10 × 4,
तो यहाँ पे हमें मिलेगा 200 जूल, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगा एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 200 जूल, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 200 जूल। ओके, तो अब सवाल आ रहा है, ओके, अब सी वाले बिट पे देखते हैं। So we know that potential energy is gained due to work done on the body against gravity. Then in this case, why work done on the block and the increase in the potential energy of the block is different? ठीक है, तो थोड़ा सा conceptual question है यहाँ पे ये दिया गया है that हमें पता है that जब भी हम बॉडी पे वर्क करते हैं, जैसे कि हमने बॉडी पे, अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा के उसको ऊपर लेते हैं, तो हम जो वर्क डन करते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, उतना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो वर्क डन हम करते हैं तो उतना ही चेंज इन पोटेंशियल, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। पर यहां पे जो फोर्स हमने लगाया उसका वर्क डन आया 400 जूल, और जो ग्रेविटी और जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आया 200 जूल। तो इधर डिफरेंट क्यों है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो दोनों सेम तभी आते हैं, वर्क डन ड्यू टू हमने जो वर्क किया, ठीक है, और जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आया, वो दोनों सेम तभी आएंगे जब हम फोर्स जो है वो वर्टिकली लगा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली लगा रहे हैं फोर्स। बट यहाँ पे तो हम फोर्स अलोंग द इंक्लाइन लगा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हम सारा का सारा जो फोर्स है हम ब्लॉक को ऊपर नहीं लेके जा रहे, हम कुछ जो फोर्स का जो वर्क डन है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो इस वजह से तो बेसिकली यहाँ पे अगर 400 जूल हम दे रहे हैं तो 200 जूल पोटेंशियल को गेन करा रहा है और बाकी रिमेनिंग 200 जूल काइनेटिक एनर्जी को गेन करा रहा है, अगर हम मानते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अगर फ्रिक्शन होता तो कुछ अमाउंट लॉस हो जाता इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि क्यों ये सेम नहीं है, बिकॉज कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 200 जूल काइनेटिक एनर्जी में भी जा रहा है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम पॉइंट A। ओके, it is given that AB equals to CD, AB equal to BC equal to CD is equal to H. If the acceleration due to gravity at the point at the given place is G, then what will be its potential energy at A? तो A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ठीक है, तो टोटल हाइट कितना है? 3h है, तो A पॉइंट पे कितना होगा? mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh के बराबर होगा। मास कितना गिवन है? m, ठीक है, और मास g, और ठीक है, h हाइट कितना है? यहाँ पे 3h है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइट कितना है? 3h है। यहाँ पे टोटल हाइट कितना है? पॉइंट A का 3h है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 3h, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 mgh के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 3 mgh के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट दिस पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट दिस पॉइंट। तो ये कैसे निकालेंगे? ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये मान रहे हैं दैट फ्रिक्शन नहीं है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करेगा, यानी कि जितना पोटेंशियल पे लॉस होगा ना, ए से सी आते वक्त जितना पोटेंशियल में लॉस होगा उतना काइनेटिक में गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, ठीक है, बिकॉज एट ए पॉइंट, क्योंकि हमने बोला है यहाँ पे इसको बस ड्रॉप किया है, यानी कि ए पॉइंट से हमने ड्रॉप किया है, यानी कि ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट विल बी जीरो। हमने इसको ड्रॉप किया, तो जब ये सी तक आके पहुंचा उसका हाइट कम हुआ, यानी कि पोटेंशियल में भी पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा उतना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये देख लेंगे दैट कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है? यहाँ पे था mgh एट पॉइंट ए, एट पॉइंट सी क्या होगा? अगर ये हाइट h है तो एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 3 mgh था एट पॉइंट ए, एट पॉइंट सी कितना होगा? mgh होगा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 3 mgh माइनस mgh इज इक्वल्स टू 2 mgh, ठीक है। तो ये मेरा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, और यही बराबर है इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है,
तो हम खुद से हमें ये लिखना पड़ेगा दैट इफ यू आर इग्नोरिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इफ यू आर इग्नोरिंग फ्रिक्शन। तो यही आ गया, एट पॉइंट से काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, होगा 2 mgh, और एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 3 mgh। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आप एक बार रीड कर लो, ठीक है, क्या दिया गया है। ओके, सो हमें यहाँ पे ये दिया गया है, एक ब्लॉक है और मास 30 kg इज पुल्ड अप स्लोप, फिर से इंक्लाइन वाला सवाल आ गया। ओके, और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे दो साइड हमें गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है और ये 1.5 मीटर गिवन है। ओके, सो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं। इस ब्लॉक को हमें फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर अलोंग द इंक्लाइन 200 न्यूटन का, और इसको एक कांस्टेंट स्पीड से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, सो ए इसका इनिशियल पोजीशन है, बी इसका फाइनल पोजीशन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, अब इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन है, तो इसका जब ये ऊपर जाएगा इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप क्लास 11th में होते तो इसको हम एक डिफरेंट इजी तरीके से सॉल्व कर रहे होते, बट अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हमें फ्रिक्शन निकालना है। तो इससे पहले मैं चाहता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने आपको बोला था अगर मैं रिवाइज करा दूंगा सब जो भी ये चैप्टर है, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम देखते हैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, भी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये कहता है दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equals to change in kinetic energy of the body, is equals to change in kinetic energy of the body। अब ये जो ऑल फोर्सेस है ना, तो कौन से फोर्सेस है, तो एक बॉडी पे जितने पॉसिबल फोर्सेस लग सकते हैं, ठीक है, कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, स्प्रिंग फोर्स लग सकता है और इलास्टिक फोर्स, ठीक है, और फ्रिक्शन लग सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो और या फिर हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, वो लग सकता है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वर्क डन को अगर हम ऐड कर लेंगे विद साइन, ठीक है, विद साइन, ये भी ध्यान रखना है आपको, विद साइन ऐड करना है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब फोर्स को हम ना दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को हम बोल सकते हैं, फोर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं। अब ये थोड़ा हाई लेवल है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अगर अभी से क्लियर होगा ना, आपको क्लास 11 में जाके ये और भी इजी लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हो, इजीली समझ सकते हो इसको। तो फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा आता है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स, और जिसे आप बोल सकते हो इलास्टिक फोर्स, जिसे हम बोल सकते हो, जैसे कि हमने हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है। तो अब एक फोर्स लगेगा, ठीक है, अब एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, और हमने अगर इसको एक्सटेंड किया तो वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहेगा, ओरिजिनल लेंथ पे वापस आना चाहेगा, तो फिर से वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, तो इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये दोनों होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये दोनों होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन। और फिर आप मान लेते हैं आपने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको जो हमने क्लासिफाई किया है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली ये होता है दैट जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना, इनका जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा ना, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है।
वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मैं इसको किसी भी पाथ में लेके जाऊं, मैं इसको ऐसे किसी भी रैंडम पाथ में लेके गया और इस पॉइंट पे आके इसको छोड़ दिया। अब यहां पे अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या बोलोगे? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इस केस में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही जितना हमने इसको ऊपर उठाया, mgh ही होगा। यानी कि हम कौन से पाथ में ले रहे हैं वो सॉरी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हमें माइनस mgh होगा, राइट? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लग रहा है और इसको हमने ऊपर लेके गए तो माइनस होगा। तो हमने किस पाथ पे इसको लिया वो फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता हमने किस पाथ पे इसको लेके गए। मैटर क्या करता है? मैटर करता है इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। उन दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस होगा, जो वर्टिकल हाइट डिफरेंस होगा, वही उससे हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन यहाँ पे क्या है? इसका जो सो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है? इसका जो वर्क डन है वो हमें वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं एक रोड है, ठीक है, कुछ ऐसा रोड है, तो मैं एक और एक पार्टिकल को मैं, ये फ्रिक्शन वाला रोड है तो मैं इस रोड से लेके जाता हूं, ठीक है, और दूसरा रोड है एक बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा रोड है, मैं उस पाथ में लेके आता हूं और दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर मैं बड़े रोड पे लेके जाता हूं, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, ज्यादा हीट रिलीज होगा। यानी कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे हमारा बन जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। ऐसे ही बेसिकली हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं हमारे। तो ऑफलाइन क्लासेस में हम क्या करते हैं? हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? तो यही फायदा है ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में। बट आई एम ट्राइंग कि ऑनलाइन क्लास में मैं वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूं जो ऑफलाइन क्लास में होता है। ठीक है, बट ऑफलाइन क्लास में हम कुछ ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला था, जिसके लिए मैंने आपको इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, वो देख लेते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक चीज समझना होगा दैट जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, यानी कि इसको मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि या तो ग्रेविटेशनल फोर्स या तो स्प्रिंग फोर्स। तो इसलिए मैं हम वही करते थे। तो डेल्टा पी अगर मैं मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए हम ये बोलते थे दैट अगर हमने मान लेते हैं एक बॉडी को, ठीक है, यहां से ऐसे डिस्प्लेस किया, एच हाइट हमने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, वर्टिकली, तो इस पे इसका जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा? इसका मास मान लेते हैं एम। तो अगर हमने एच हाइट उठाया तो इसके ऊपर mg लग रहा होगा फोर्स कुछ ऐसा, और एच हाइट डिस्प्लेस किया, ठीक है, cos 180 है यहाँ पे क्योंकि फोर्स के अपोजिट हम इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी? ये आ जाएगा माइनस mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस mgh यानी कि प्लस mgh। तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी आपको याद रखना होगा दैट वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हम उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कहाँ गया? पीछे था क्वेश्चन हमारा ना। हाँ, तो इरेज कर लेते हैं सब कुछ पहले। ओके, तो ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है दैट हमने जो ब्लॉक को डिस्प्लेस किया ना, हम इस ब्लॉक को कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बदल नहीं रहा है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा? अगर बदल नहीं रहा है स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, और तो बेसिकली यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, हम अगर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस हैं? एक तो 200 न्यूटन वाला फोर्स है जो कि इसको डिस्प्लेस करा के ले रहा है, एक यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तीसरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है।
तो टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये अगर ये लिखूं वर्क डन ड्यू टू दिस 200 न्यूटन फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, प्लस और दूसरा क्या है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। सबको साइन के साथ हमें लेना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि 0 है। तो यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? ठीक है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऐसा लग रहा है 200 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और कितना है 3 मीटर, तो 200 इंटू 3 इंटू कॉस 0 जो कि 1 होता है, प्लस ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन होगा नेगेटिव ऑफ mgh, ठीक है, माइनस mgh, और ये हाइट कितना है 1.5, माने कि मैं इसको लिख सकता हूं माइनस m, मास कितना है इसका 30 kg, g कितना है 10, h कितना है 1.5 माइनस mgh, प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आएगा? फ्रिक्शन का वर्क डन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ब्लॉक जब ऐसे जा रहा है, तो ब्लॉक जब ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐसे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इसके ऊपर फ्रिक्शन। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, वो भी 3 मीटर्स होगा, राइट। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन, ओके, इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 200 इंटू 3 600 प्लस सॉरी माइनस 30 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 10, 300 इंटू 1.5 माइनस 40 आएगा कि सॉरी 40, हाँ, तो कितना आएगा 300 इंटू 1.5 कितना होता है ये 450 आएगा, राइट, माइनस 3f इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा 600 माइनस 450, ये कितना आएगा 150 इज इक्वल्स टू 3f। तो f यहां से क्या आ जाएगा 150 बाई 3, यानी कि 50 न्यूटन आ जाएगा। तो यही आंसर है इसका, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा यहाँ पे कितना 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ओके। तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, ओके। अब मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो इस पे मैं चाहता हूँ थोड़ा और डिस्कस करूँ इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। डेल्टा पी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमें पता है वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, या तो कंजर्वेटिव या तो नॉन कंजर्वेटिव। अब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस को क्या मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा पी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ओके, ठीक है, ये सही है, लिख सकता हूं ऐसा। अब ये अगर मैं यहाँ पे ये देखो इस डेल्टा पी को मैं अगर इस तरफ ले लूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के, और ये डेल्टा पी प्लस डेल्टा के को क्या मैं डेल्टा एम लिख सकता हूं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा एम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो, अगर और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन आप एग्जांपल ले सकते, फ्रिक्शन ही समझ लो आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को फ्रिक्शन ही समझ लो, ठीक है, मान लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है बट फ्रिक्शन समझ लो आप। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन को क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा एम के बराबर, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन को मैं डेल्टा एम के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है तो ये इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एम मेरा जीरो हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। यही तो होता है मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, यानी कि
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही तो होता है। तो इस फॉर्मूला से हमने यही तो बताया दैट अगर फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि एनर्जी लॉस अगर नहीं हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये समझना जरूरी था, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा इसमें। ओके, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर तो उसका वर्क डन जीरो होगा, यानी कि डेल्टा एम जीरो होगा, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया आज। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, सो टू स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद आइडेंटिकल 100 ग्राम मास सिंपल पेंडुलम्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया। Okay, each raising the bob 5 meter above the mean position. The graph depicting the relationship between distance from the mean position and velocity. Okay, तो यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है that एक हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास पेंडुलम है, अच्छे से ड्रॉ करते हैं पेंडुलम को। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये इसका जो है मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इसको हमने कुछ ऐसे डिस्प्लेस किया, तो फाइनली ये पेंडुलम जो है वो कुछ ऐसा आ गया। और हमने इसको कितना वर्टिकली ऊपर किया, कितना लिखा है, कितना वर्टिकली ऊपर हुआ है, 5 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये है 5 मीटर्स, ठीक है, 5 मीटर्स। ओके, नाउ हाँ, तो ये है 5 मीटर्स। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, अगर आप ग्राफ को अच्छे से देखो, ठीक है, तो जब हम पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा दैट यहाँ पे मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। और जो एक्सट्रीम, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। जो पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो एक एक्सट्रीम पे यहाँ पे पहुंचता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, ठीक है, और फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर ऐसा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है और एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। ओके, तो अगर हम देखते हैं, हाँ, तो यही ग्राफ में ही दिया गया है दैट एक्सट्रीम पोजीशन में क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है और मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब हमसे ये पूछ रहा है दैट डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट द पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवोइड ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि ये जो स्टूडेंट 1 का जो ग्राफ है ना, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो ये हम कैसे पता करें, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 का जो अगर हम ग्राफ देखें तो एट मीन पोजीशन इसका जो वेलोसिटी आया है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, दैट जो वेलोसिटी है बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम ये प्रूफ कर दें दैट जो वेलोसिटी आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं दैट स्टूडेंट 1 का जो पाथ जो स्टूडेंट 1 कर रहा है वो डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है वो डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन नहीं है उसमें, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको प्रूफ कर दें, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है। तो इसको कैसे करें, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर हमने इसको 5 मीटर ऊपर किया, ठीक है, तो यहां पे ओके, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मीन पोजीशन पे इसका वेलोसिटी चाहिए, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है, जो कि मैक्सिमम होता है, हमें पता है निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये यहां पे था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना था, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी था mgh। मास इसका कितना है, मास इसका है 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg। जी को हम 10 ले लेते हैं, h कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 जूल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था। अब जब ये मीन पोजीशन पे आया तो मीन पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन है, यानी कि इसको हम इसको रेफरेंस लेवल लेते हैं ना हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा मीन पोजीशन पे, जितना पोटेंशियल घटा उतना काइनेटिक बढ़ा, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, यानी कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को जीरो मान रहे हैं और हम वेलोसिटी निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जितना पोटेंशियल घटेगा उतना काइनेटिक बढ़ेगा।
तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो गया। काइनेटिक कितना हो जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा यहाँ पे 5 जूल। जितना पोटेंशियल घटा उतना काइनेटिक बढ़ा, तो 5 जूल पोटेंशियल घटा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 जूल बढ़ गया। ठीक है, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। मास कितना है? 0.1, तो 0.1 v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 10। तो 10 ही हमें दिया था, 10 ही हमें दिया था, तो इसे हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमने सॉल्व किया, तो हमें वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आया। तो इसे हमने ये प्रूफ कर दिया दैट स्टूडेंट 1 का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिक्शन नहीं है। सेकंड भी देखते हैं, डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट 2 एग्जिबिट अ ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या यहाँ पे फेल हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 2 जो कर रहा है स्टूडेंट, इसमें फ्रिक्शन है, राइट? बट क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रेक कर रहा है? नहीं ब्रेक कर रहा है, ये फॉल्स है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल है, ठीक है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत है, नो होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप वो वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, और बहुत ही कम क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा जल्दी। दिया गया इन ए हाइड्रोलिक पावर स्टेशन वाटर इज फर्स्ट स्टोर्ड इन अ डैम एट हायर ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम वाटर को डैम में हायर ऑल्टीट्यूड में क्यों स्टोर करते हैं? तो हम इसलिए स्टोर करते हैं सो दैट वाटर के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। टू गेन पोटेंशियल एनर्जी, टू गेन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करते हैं? पानी को हायर ऑल्टीट्यूड पे स्टोर करते हैं एट डैम। Now when the water is allowed to fall on a turbine, what change of energy takes place? अगर आपको भी टर्बाइन आपने देखा होगा, ठीक है, जो रोटेट करता है टर्बाइन, ठीक है, तो डायग्राम मत देखिए, डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, when the water is allowed to fall on a turbine, what change of energy takes place for the water? तो जब वाटर के पास पहले क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो टर्बाइन पे आके टकराया, ठीक है, तो बेसिकली उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, जो टर्बाइन रोटेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन क्या हुआ? पोटेंशियल टू काइनेटिक। ओके, नाउ थर्ड बिट देखते हैं, व्हाई इज दिस टर्बाइन कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर? अगर आप अभी एसी जनरेटर नहीं पढ़े हो तो आपको ये समझ नहीं आया समझ नहीं आएगा क्या है। तो बेसिकली जो बच्चे पढ़ चुके हैं जनरेटर, ठीक है, बाद में देख रहे हैं, एग्जाम्स पास आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम तब देख रहे हैं, तो वो तो ऐसे जनरेटर पढ़ चुके होंगे। तो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जनरेटर। तो यहाँ पे टर्बाइन को हमने आर्मेचर से कनेक्ट किया है जनरेटर से, सो दैट जब टर्बाइन रोटेट करेगा ना, राइट, तो वो आर्मेचर ऑफ द जनरेटर को भी रोटेट करेगा, और जब जनरेटर आर्मेचर का जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, राइट। सो इसको हमने क्यों कनेक्ट किया है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और टरबाइन को हमने इसीलिए कनेक्ट किया क्योंकि जब पानी टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, और उसको हमने लगाया है, कनेक्ट किया है टू द आर्मेचर, तो आर्मेचर भी रोटेट करेगा, और जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ओके, सो व्हिच बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स इज फॉलोड बाय द होल मैकेनिज्म? तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लिख लेना, ये दोनों अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग चीजें हैं, मिक्स मत करना दोनों को। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज वैलिड, ठीक है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी वैलिड होगा जब फ्रिक्शन जीरो होगा और कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा जो कि लॉस कर रहा है एनर्जी को। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आप देख लो एक बार क्वेश्चन को। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फिर से ग्राफिकल क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे जो ग्राफ है, ठीक है, जो मैंने आपको केस एक्सप्लेन किया था, स्पेशल केस, जिस केस में कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कर्व दिया गया हो, ठीक है, तो हमें तो पता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें वर्क डन देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कर्व दिया गया है, और ये वही वाला केस है जहाँ पे कि
जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो इस केस में जो इसका एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें वर्क डन देगा, ठीक है। बट अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता या फिर ओरिजिन से पास नहीं करता, स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो अगर हम एरिया अंडर कर्व निकालें तभी हमें वर्क डन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये वही स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल वाला केस है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है दैट शान इज यूटिलाइजिंग अ डायनामोमीटर टू मेजर द फोर्स एक्सर्टेड इन न्यूटन्स ऑन अ बो स्ट्रिंग, ठीक है। ही रिकॉर्ड्स बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बो स्ट्रिंग एंड प्लॉट्स द डाटा ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि बो स्ट्रिंग आप देखे होंगे, तो बेसिकली वो एक बो स्ट्रिंग ऐसे वो खींच रहा है, ठीक है, एक स्ट्रिंग को खींच रहा है बो का, और वो फोर्स क्या लग रहा है वो मेजर कर रहा है, यानी कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, खींचते हुए कितना फोर्स लगा रहा है वो मेजर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वो एक्सटर्नल फोर्स मेजर कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें पता है दैट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हमें क्या देगा, हमें देगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हमें देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ठीक है। ये आप कब से कर रहे करते हुए आ रहे हो बट आपको पता नहीं है आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। देखिए हमने ये पहले पढ़ा था दैट वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बट अगर हम यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लिख रहे हैं, इसको हम नेगेटिव की जगह प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास स्टाइलस है, अगर मैं स्टाइलस को ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नेगेटिव होगा, अगर मैं इसको ऊपर ले रहा हूं तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। बट मैं यहाँ पे मेरा हाथ भी तो एक फोर्स इस पे लगा रहा है, जो कांटेक्ट जो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरा हाथ लगा रहा है इसके ऊपर, तो वही उसको ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे दो वर्क हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी का फोर्स है और दूसरा मेरा हाथ जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन आएगा, एक ग्रेविटी की वजह से एक वर्क डन आएगा, और जो मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से भी एक वर्क डन आएगा। तो जो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन आएगा उसका नेगेटिव मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो मेरा हाथ लगा रहा है वही एज इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो अगर आप अभी इतना कॉन्सेप्ट समझ लिए हो तो अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला बिट है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स इज 25 न्यूटन। तो क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन अगर हम निकाल देते हैं तो वो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व कर लेंगे, तो ये जो एरिया होगा ये हमें दे देगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 25, ठीक है, इंटू हाइट। ओके, हाइट यहाँ पे देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में, यानी कि जो हाइट यहाँ पे होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/100, 5/100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आपको गिवन है तो 5/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप चेक कर लो एक बार ये कितना हो जाएगा। तो ये बन जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। सो ये 25/4, ओके, सो ये कितना बन जाता है 5/8, इतना बनता है ना, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट कर लो कितना आता है 5/8। ओके, सो ये बन जाता है 0.625, ठीक है, कितना बन जाता है 0.625 जूल, इतना बन जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब सेकंड बिट पे आते हैं। तो इफ द मास ऑफ द एरो इज 31.25 ग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द एरो, ठीक है। अब अगर इसका मास हमें गिवन है और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, अब देखिए जब हमने इस बो को स्ट्रेच किया और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो जितना पोटेंशियल एनर्जी उस बो पे स्टोर होगा, ठीक है, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो जब सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तब जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के मैक्स कितना होगा, के मैक्स होगा इसके बराबर है वही 0.625 के बराबर, 0.625 के बराबर, ठीक है, ठीक है, 0.625 के बराबर।
अब इसको मैं हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0.625। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मास कितना गिवन है, मास गिवन है 31.25, और क्योंकि ग्राम में है तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि बाय 1000। ठीक है, इंटू वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.625। तो यहाँ पे वी मैक्स कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप एक बार। ठीक है, कितना आ जाएगा देख लो। तो वी स्क्वायर आ जाता है आपका 40, वी स्क्वायर आपका आ जाता है 40। तो वी मैक्स क्या आ जाएगा, वी मैक्स आ जाएगा √40, तो इसके वैल्यू आ जाएगा 6.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमें वी मैक्स भी आ गया। अब सेकंड पॉइंट, थर्ड बिट हमें दिया है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एरो। तो कितना हाइट मैक्सिमम रीच करेगा। अब हमने इसको ऐसे वर्टिकली छोड़ा है एरो को, तो जितना जब हमने एरो को रिलीज किया तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे, जब हमने रिलीज किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसका लॉस होगा। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। कौन से पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितना काइनेटिक एनर्जी जब हमने छोड़ा तब था, एट मैक्सिमम हाइट वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी में। सो एट मैक्सिमम हाइट मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और वो किसके बराबर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी था इनिशियली, कितना था 0.625 था, 0.625 था। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा 0.625 डिवाइडेड बाय mg, मास कितना है